चलो जी, तो इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारी क्लास 9th है उसका एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर जितना भी रहेगा। और इसमें लास्ट में मैंने जो इस साल का प्रैक्टिस पेपर है उसको भी डाला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चनों को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये लो जी, ठीक है ना, जल्दी जल्दी करने हैं आपको क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि हम जल्दी जल्दी काम कर सकें। पहला क्वेश्चन हमारा एसर्शन रीजन का है, ठीक है ना, मतलब ये एसर्शन नहीं है, स्टेटमेंट है। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट हमें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू है, 20 मार्क्स का है हमारा पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 से। और हमें क्वेश्चन दिया है सबसे पहले कि हर इंसान के पास पूरा अधिकार है कि वो प्रोफेस कर सके या प्रोपगेट कर सके धर्म को जिसमें वो विश्वास रख सकता है। हर किसी के इंसान को वो उसके बारे में कर सकता है, फैला सकता है, प्रोपगेट कर सकता है उसको धर्म को। और दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि हर इंसान फ्री है कि वो जानवरों को सेक्रीफाइस कर सकता है एज ऑफस्प्रिंग टू सुपर नेचुरल फोर्सेस आर और गॉड्स। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से वो जानवरों को क्या करता है, बलिदान देना नहीं होता जानवरों का भगवान को, वो कर सकता है। हर इंसान फ्री है, मतलब हर लोग फ्री हैं। तो ऐसा नहीं है जब तक कि वो किसी का एक रिलीजियस सेंटिमेंट ना हो। तो ए स्टेटमेंट तो हमें सही लग रही है और बी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा बेटा। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना, मैं इस चीज को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो आंसर में इसके नीचे आओगे ना, आंसर मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नीचे बार बार नहीं जाएंगे, तो मैं यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। कहता है एक राइट जो फ्रीडम इंक्लूड करता है धर्म की, वो इसके अंदर आ जाता है, राइट टू रिलीजन वाला। और दूसरा जो बी स्टेटमेंट है, वो रिलीजन का बी, जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप रिलीजन, उसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्म के नाम पे कुछ भी कर सकता है, किसी और को वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो ये चीज आ जाती है बेटा। इसके बाद कहता है लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं एससी लोगों के लिए, ये आपको बताना है। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन हमने आज तक कहीं पर भी नहीं देखा, मगर आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के अंदर, बताओगे आप मेरे भाई? नहीं, 84 बिल्कुल सही। 84 सीट्स रिजर्व है एससी के लिए, ध्यान रखना। ठीक है ना, 84 आप चाहो तो पता लगा सकते हो कितना परसेंटेज है 545 सीटों का, 543 सीटों का। ठीक है, 545 का आप पता लगा सकते हो, 84 है ना। लेकिन 84 बाय 545 मल्टीप्लाई 100 करना, जरा कितना परसेंटेज आ रहा है। 84 बाय 545 मल्टीप्लाई में 100, करीबन 15% के आसपास आंसर बन रहा है ना। ठीक है, मतलब आप 14-15% याद रख लेना, नहीं तो आप बस 84 सीट्स ध्यान रखना कि एससी लोगों के लिए। अब एससी के लिए है तो एसटी के लिए भी याद रखना। ठीक है ना, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना। इसके बारे में प्रॉपर जानकारी ले लेते हैं। एससी लोगों के लिए 84 सीट्स, एसटी लोगों के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड है, और टोटल सीट 543 होती है। और आर्टिकल 330 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये सीट्स रिजर्व्ड है। तो ये 3-4 बातें याद रखना। कौन सा आर्टिकल? 330। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब संविधान बन रहा था ना, तो संविधान जिसने बनाया था वो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसमें कितने मेंबर थे बेटा? जब तक बंटवारा नहीं हुआ था ज्यादा थे, बंटवारा हुआ तो उसके बाद 299 मेंबर रह गए थे, आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद ट्रू डेमोक्रेसी मींस नो वन गोज हंग्री टू बेड। ठीक है ना, मतलब रात को सोने कोई भूखा नहीं जाएगा। अच्छी लोकतंत्र का मतलब तो यही है। लोकतंत्र डील करता है डिसीजन लेने में। बताओ, एसर्शन और रीजन सही है, या एसर्शन सही है उसका रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों ही सही है, या एसर्शन गलत है रीजन सही है, या एसर्शन सही है रीजन गलत है, क्या है बताओ। भाई सही मायनों में लोकतंत्र तो वही है ना जहां हर इंसान की बात सुनी जाए। तो अगर कोई इंसान भूखा मर रहा है तो ये सरकार का हक बनता है कि नहीं बनता, तो इंसान को भूखा ना जाने दे। ये ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब तो है। हालांकि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि भूखा नहीं रहेगा इंसान, लेकिन इनडायरेक्टली तो वही इंप्लाई करता है। लेकिन डेमोक्रेसी मतलब क्या, डिसीजन लेना होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, व्हाई इज इट सेड दैट द राइट एक्वायर मीनिंग ओनली इन अ सोसाइटी। मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है, जो राइट्स है, राइट्स को एक्वायर करना ये सिर्फ समाज में ही होता है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रखा है, व्हाई इज इट सेड, क्यों कहा गया है कि जो राइट्स है, राइट्स एक्वायर करते हैं मीनिंग ओनली इन अ सोसाइटी, राइट्स एक्वायर। तो इसका आंसर समझते हैं, ध्यान से सुनना। कहता है
जस्ट बिकॉज हम कहें कि कोई चीज हमारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट है। राइट होने के लिए हमें उस समाज का पार्ट भी होना चाहिए जिसमें हम रह रहे हैं, वो समाज हमें रिकॉग्नाइज भी करे। जब हम कहते हैं कि कोई चीज मेरी है, तो आप लोग कैसे मानोगे वो मेरी है? आप कहोगे भैया हाँ ठीक है आपकी है, ठीक है हमें पता है, तो आपने क्लेम कर दिया कि हाँ आपने रिकॉग्नाइज करा। हर सोसाइटी एक रूल्स बनाती है, रेगुलेट बनाती है, जिसके तहत हम चलते हैं। वो सोसाइटी हमें बताती है क्या सही है या क्या गलत है। और जो भी समाज के द्वारा रिकॉग्नाइज करा जाता है वो एक राइटफुल तभी चीज जब भी बनती है वो राइट के अधिकार पर। मतलब कोई भी समाज में किसी चीज को जब रिकॉग्नाइज करा कि हाँ ये चीज आपकी है सोसाइटी के अंदर, तो वो राइटफुल जब भी बनती है, वो आपके अधिकारों के हिसाब से। कोई चीज पे आप हक जमाओ तो वो तभी सही है जब उसका सही में आपको अधिकार हो। समझ रहे हो? तो ये उसका आंसर है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन अपना था कि ऐसा क्यों कहा गया है कि राइट अगर आप एक्वायर करते हो, राइट एक्वायर मीनिंग ओनली इन अ सोसाइटी, इसका मतलब क्या है? वाई ऐसा क्यों कहा जाता है कि राइट जो है ना वो एक्वायर करते हैं समाज में जब जब आपको सही में लोग रिकॉग्नाइज करें कि वो चीज आपकी है। समझ रहे हो? कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? डेमोक्रेटिक, लास्ट वाले चैप्टर से आ गया। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? ध्यान से सुनना। कैबिनेट मिनिस्टर्स टॉप लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत सारे मंत्री आ जाते हैं, अगर आपको याद हो तो है। कैबिनेट मिनिस्टर यूजुअली टॉप लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, या जो लोग इंचार्ज हैं मेजर मिनिस्टर्स के, ठीक है, मतलब मेजर मिनिस्टर जैसे रेल मंत्री, गृह मंत्री, इस तरीके के। यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर जो है ना वो डिसीजन लेते हैं काउंसिल मिनिस्टर के नाम पे। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और कम से कम इसमें 20 मिनिस्टर्स आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है व्हाई डज द इलेक्शन कमीशन हैव सो मच पावर, इज दैट गुड फॉर डेमोक्रेसी? हमें पता है इलेक्शन कमीशन के पास ज्यादा पावर है, और क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? हाँ, हम इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर क्यों है, और क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? इलेक्शन कमीशन क्या होता है? इलेक्शन कमीशन जो क्या करते हैं, इलेक्शंस कराती है, और वो इंडिपेंडेंट होती है, सरकार पे डिपेंड नहीं करती, तो ये तो सही है ना। और जो उसके अंदर बंदे भी इलेक्ट किए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो सरकार की नहीं सुनते। तो हाँ, ये लोकतंत्र के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, एक फ्री फेयर इलेक्शन होने के लिए। तो इसके लिए क्या क्या लिखा हुआ है वो ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अच्छी खासी पावरफुल इसलिए है ताकि वो अपना काम ढंग से कर सके, पावर इसीलिए दी है। ये एक अच्छा लोकतंत्र है क्योंकि पावरफुल, अगर आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को दोगे तो वो तभी फ्री और फेयर इलेक्शन कर पाएंगे, ठीक है ना। बस खत्म, इतना ही है 3 नंबर में। चले आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27वें पे आते हैं। कहता है फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ो संविधान के बारे में और रीजन दो कि कौन सा इसमें से ट्रू है और कौन सा ट्रू नहीं है। तो ये 4 स्टेटमेंट आप जल्दी से पढ़ो और बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा नहीं है, जल्दी से बताओ। चारों तो बता सकते हो। अथॉरिटी मतलब पावर ऑफ द रूल्स ऑफ संविधान, संविधान के जो कानून है उसकी जो पावर है वो सेम है, किसी और कानून के बराबर है। मतलब कोई भी कानून है और कोई कानून जो आपके संविधान का है वो दोनों सेम है, उन दोनों की पावर सेम है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, संविधान जो है वो बताता है आपको कितने डिफरेंट ऑर्गन जो है गवर्नमेंट के वो बनेंगे। या फिर अगला, जो अधिकार होते हैं एक नागरिक के और जो लिमिट्स होती हैं पावर ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपके जो नागरिक के अधिकार हैं और सरकार की कितनी पावर है ये सब संविधान के अंदर लिखी गई हैं। और आखिरी, एक संस्था, सॉरी, एक कानून जो है वो सिर्फ संस्था को बताता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब कानून सिर्फ एक संस्था को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कानून की। तो चौथी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। चौथी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, कोई दिक्कत। और बेटा तीसरी सही है, क्योंकि इंसान के अधिकार, सरकार की पावर, जो भी सब लिमिट की गई होती है संविधान में लिमिट की गई होती है, सही है। हमारा जो संविधान है वो उसके अंदर ये पता चलता है कि हमारे कितने ऑर्गन हैं, सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के 3 अंग हैं, वो सारे संविधान में पता चलते हैं बेटा। और जो पावर है रूल्स की, संविधान के अंदर जो भी रूल्स हैं वो कोई भी दूसरे कानून के बराबर है नहीं, फंडामेंटल राइट सबसे ज्यादा ऊपर होते हैं, सुपीरियर होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट भी फॉल्स है, पहली और चौथी स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरी तीसरी। अब एक सवाल बहुत ही बढ़िया है कि प्रीएम्बल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अकेला 5 नंबर में है मेरे ख्याल से, तो ये बहुत बढ़िया है। अगर आपको प्रीएम्बल याद होगा, इसको क्या कहा जाता है, प्रीएम्बल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फर्स्ट पेज होता है प्रीएम्बल कभी आपकी कानून की किताब का, ध्यान रखना, आपकी कानून की किताब का पहला पेज होता है। तो प्रीएम्बल को जब अडॉप्ट करा हमारे संविधान के अंदर, तो वो किसमें, हमारी जो संविधान बनाने वाली सभा समिति थी जो संविधान बना रही थी, उन्होंने प्रीएम्बल को अडॉप्ट करा
और ये 1950 में लागू किया गया था। प्रिएम्बल जनरली कुछ मकसद के बेसिस पे होता है जो ड्राफ्ट करा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में। और देखो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, इंडिया टू बी अ सोवर्न, लोगों के द्वारा मिलकर चलाया जाएगा, सोशलिस्ट देश होगा, ठीक है ना, सेक्युलर देश होगा मतलब हर धर्म की रिस्पेक्ट करेगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा यानी कि लोगों का देश होगा, ठीक है ना। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इट एनविसेजेस जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फॉर ऑल द रिपब्लिक, और ये इंश्योर करेगा कि हर तरीके का जो आजादी मिलेगा हर इंडिविजुअल को, ठीक है ना। वो सारी बातें उसके अंदर, अगर आपको याद होगा फ्रांस की 3 चीजें होती थी, लिबर्टी, इक्वालिटी और क्या होती थी, फ्रेटर्निटी, वो सारी बातें भी इसके अंदर लिखी जाती हैं। फर्स्ट पेज कहलाता है आपका, ठीक है। चलें आगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर के अंदर, ठीक है ना, यानी कि इसको अगर हम देखेंगे, जिम्बाब्वे का एक केस है, जानू पीएफ करके एक पार्टी हुआ करती थी, अगर आपको याद होगा, ठीक है ना। तो सवाल क्या है, मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड सवाल यहाँ पर है, कहता है सिंस जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंस विच पार्टी, जब जिम्बाब्वे आजाद हुआ तो कौन सी पार्टी ने रूल करा था, बताओगे वैसे किसी को पता है तो, बिना इसको पढ़े तो कौन सी पार्टी है, कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ द पार्टी दैट लीड टू फ्रीडम स्ट्रगल, तो यही है पहला आंसर, खत्म, ठीक है ना। दूसरा, भाई जिम्बाब्वे का जो संविधान है वो कैसे चेंज हुआ, प्रेसिडेंशियल मुगाबे के अंदर, मतलब जिम्बाब्वे का कानून चेंज कर दिया था क्या प्रेसिडेंट मुगाबे ने, और एक्सप्लेन करो इसको 2 पॉइंट्स के साथ। तो रॉबर्ट मुगाबे ही क्या हुआ, लोगों के साथ मिलकर लड़ाई करी कि भाई हम हमारे देश के लिए लड़ते हैं, आओ लड़ते हैं, और लड़ने के बाद क्या करा, रूल बन गया, नहीं रूलर बन गया पहले तो वहां का, जिन मतलब लोगों को पसंद आएगा या वोटिंग हुई होगी। उसके बाद उसने क्या करा, पॉपुलर था लेकिन उसने अनफेयर इलेक्शन कर लिए, समय समय के बाद बहुत बार वो जीतता गया, पावर बढ़ाता गया अपनी, ठीक है ना, अपने आप को क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ने कम जिम्मेदार बनाया, ठीक है ना, अपोजिशन पार्टी के वर्कर को हरास किया गया, ठीक है ना, उनकी जो मीटिंग्स थी वो बंद कर दी गई, और उन्हें कहा गया कोई भी प्रोटेस्ट करेगा हमारे खिलाफ वो इलीगल है, ये सारे चीजें की थी, ठीक है ना। तो उसमें सवाल क्या था कि इसने कैसे कानून बदला, तो 1-2 पॉइंट्स बता देना बेटा कैसे कैसे इसने धीरे धीरे कानून बदला था। तीसरा पॉइंट हमें क्या कहता है कि why is it shown by the example, what is shown by the example of Zimbabwe, तो जिम्बाब्वे में ये दिखाया गया है, क्या दिखाया गया बताओ, क्या बताओगे, क्या दिखाया गया जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल में, यहाँ पे दिखाया गया कि ट्रू डेमोक्रेसी नहीं थी, डेमोक्रेसी थी बट ट्रू नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन सब होते थे मगर कोई जीत ही नहीं पाता था, वही बार बार जीत रहा था, ठीक है ना। तो इसके आंसर से एक्सप्लेन कर लेना बेटा, ठीक है, जानू पीएफ 2 पॉइंट बता देना, अपने आप को कम जिम्मेदार बताया। तीसरा तो एग्जाम्पल जो है जिम्बाब्वे का वो ही दिखाता है कि कितना पॉपुलर जो है अप्रूवल था रूलर्स का, वो जरूरी है लोकतंत्र के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो अनडेमोक्रेटिक ना हो, पॉपुलर लीडर भी ऑटोक्रेटिक कल को हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ, एक आध बार आप आजादी दे दो, बंदों ने आजादी, वो जो मुगाबे है उस पार्टी ने, जो जो रॉबर्ट मुगाबे है उसकी जो पार्टी है, उसने लोगों का विश्वास जीता पहले, रूलिंग आ गया, और रूलिंग आके अपने आप को क्या करने लगा, अनडेमोक्रेटिक प्ले करने लगा, लोगों के साथ गलत करने लगा, समझ रहे हो। चलो बेटा सैंपल पेपर 2 पे आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, आ जाओ, चलो करो ट्राई बेटा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। पहला, क्या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है एक पर्सन को एज अ मिनिस्टर इफ ही इज और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ हाउस, भाई क्या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है ऐसे बंदे को मंत्री जो उस पार्लियामेंट या हाउस का मेंबर ही ना हो, क्या उसे वो कर सकता है, पहला सवाल तो ये है, ठीक है। दूसरा सवाल, मतलब अच्छा पहले तो ये मेरे ख्याल से क्या है ना, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट अ पर्सन एज अ मिनिस्टर इफ ही इज नॉट द मेंबर ऑफ हाउस, अगर कोई इंसान उस हाउस का मेंबर ना हो तो क्या प्राइम मिनिस्टर उसे अपॉइंट कर सकता है मिनिस्टर। लेकिन स्टेटमेंट ए क्या है, स्टेटमेंट ए कहती है कि हाँ कर सकता है, लेकिन उसको इलेक्ट होना पड़ेगा किसी भी एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में अगले 6 महीने तक, अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। ये बात आपने 9th में नहीं 10th में पढ़ी है, मैंने ध्यान से सुनना। अगर प्राइम मिनिस्टर वाला वैसे एग्जांपल है कि प्राइम मिनिस्टर एक पर्सन को, ये स्टेटमेंट 1 सही है बेटा, ध्यान रखना कि एक इंसान जो है ना, मतलब एक इंसान भले वो उस मेंबर का हाउस ना हो, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर ना हो, लेकिन फिर भी उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अगले 6 महीने में कोई भी अपॉइंट होना पड़ेगा, मतलब उसे इलेक्ट होना पड़ेगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए, मतलब या तो वो राज्यसभा का एक बंदा बन जाए अगले 6 महीनों में, या फिर लोकसभा कुछ किसी भी हाउस का एक क्या बन जाए, वो मेंबर बन जाए, तब वो मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है उसे। जैसे फॉर एग्जांपल आज अपॉइंट कर दिया तो अगले 6 महीने में वो क्या बन जाए, कोई
मेंबर बन जाए किसी भी हाउस का, अपर हाउस लोअर हाउस किसी का भी मेंबर बन जाए। तो ये स्टेटमेंट सही है बेटा, तो दूसरी ऑब्वियस सी बात है गलत ही हो जाएगी, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पहली यस है और दूसरी नो है, तो फिर आप कहोगे ए स्टेटमेंट सही है और बी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलें आगे। पॉलिटिकल लीडर, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो किस में आते हैं, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव में आते हैं, परमानेंट में आते हैं, लॉन्ग टर्म में, या पॉलिटिकल। देखो पॉलिटिकल में भी आते हैं, जायज बात है, पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में ही आएगा, लेकिन वो थोड़ा टेम्पररी एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, क्योंकि अगले साल किसी ने हटा दिया तो फिर, समझ रहे हो, लेकिन डी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नुकसान ऑफ डेमोक्रेसी, इनमें से नुकसान क्या होता है डेमोक्रेसी का, फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी को नुकसान है, नहीं, ये तो फायदा है। रूल ऑफ लॉ, ये भी सही है, ये डेमोक्रेसी की वजह से डिसीजन थोड़ा लेट आता है, एक ये नुकसान मिलता है, कोई दिक्कत है बेटा। चले आगे। अगला, जो प्रियम्बल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर कुछ ऐतिहासिक वैल्यू लिखी गई है। हाँ सही बात है, सोवर्ण कंट्री है, फ्रेटर्निटी, ये सब चीजें, ये वैल्यूज जो होती है ना, ये इंस्पायर करती हैं और गाइड करती हैं, आजादी का स्ट्रगल दिखाती हैं आपके। हाँ, क्योंकि बेटा ध्यान से समझना, इतिहास में जो लोगों ने कठिनाइयां झेली हैं, जो बातें इतिहास से चलती आई हैं, लोगों ने जब आजादी करी या लोगों ने जब कानून बनाया, तो लोगों ने सोचा, जो कानून बना रहे थे, कि हम वो चीजों को ऐड ऑन करेंगे जो लोगों ने शुरुआत से मांगने की कोशिश की थी। तो वो हिस्टोरिक बातें हो गई, और उन्हीं को देखते नजर रखते हुए उन्होंने कानून बनाया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, और रीजन यही है कि क्योंकि ये इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं, तो एसर्शन रीजन सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। When was the constitution completed and why it is imposed, क्यों उसे 26 जनवरी, क्योंकि लागू कब हो गया, मतलब बन कब गया था, 26 नवंबर 1949, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 क्यों चुना। हाँ, ऐसा कहा था ना कि हम 26 जनवरी 1930 के आसपास या 31 के आसपास आजादी मनाएंगे, लेकिन हुआ नहीं उस दिन, तो उन्होंने फिर सोचा कि चलो ये डेट बढ़िया है, ठीक है ना। आओ इसका आंसर देखते हैं क्या लिखा होगा। तो 26 नवंबर 1949 को तो हो गया था, लेकिन लागू उस दिन करा, तो ये इफेक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम कंप्लीट द कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स बिकम एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। इसमें बताया नहीं है वो बात, ठीक है, ये बात बताई नहीं है, ध्यान रखना, आप लोग लिख लेना एक बार, ये बात हमने बकायदा पढ़ी थी कि ये डेट रखी गई थी कि याद है पूर्ण स्वराज कहा जाता था कि हम पूर्ण स्वराज, हम इस दिन आजादी मान लेंगे हमारी, लेकिन उस दिन वो हो नहीं पाई थी। तो जब 26 जनवरी 1950 क्यों डेट सिलेक्ट करी, क्योंकि इसलिए हम डिसाइड कर रहे थे, यहाँ तो खैर कुछ अलग ही लिखा है, इट वॉज इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी कि हम ऐसा ऐसा लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है। चलें आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रोविजन बताओ जिससे इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। देखिए इलेक्शन कमीशन के क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन क्यों इंडिपेंडेंट है भाई, तो उसके 2-3 पॉइंट बता दो। एक तो कहता है कि उसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुना जाता है, अगर एक बार उसे चुन लिया गया तो अब वो जरूरी नहीं है कि वो उसी प्रेसिडेंट को वापस जवाब देगा, या वो सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं है, वो खुल के आजाद काम करेगा। तो पहली चीज बढ़िया हो गई। दूसरा, जब इलेक्शन चल रहा होता है तो जो इलेक्शन कमीशन होती है वो सरकार को कहती है कि भैया देखो अब इलेक्शन हो रहा है, तमीज से गाइडलाइंस फॉलो करने ला, नहीं करोगे तुम्हारे प्रति एक्शन लेंगे फिर हम। तीसरा, जब एक इलेक्शन ड्यूटी चल रही होती है तो जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं ना, अब वो ईसी के अंदर काम करते हैं, ना कि सरकार के अंदर रह के काम करते हैं। यानी कि जितने भी आप पुलिस वाले देखते हो वो उस दिन सरकार के अंडर रह के काम न कर रहे होते हैं, वो उस दिन इलेक्शन कमीशन के अंडर रह के काम कर रहे होते हैं। जो भी ऑर्डर इलेक्शन कमीशन देगी वो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को उनके धर्म का गिव डू नॉट गिव पीपल देयर रिलीजन, ठीक है ना, जो संविधान है उसने किसी लोगों को अपना धर्म नहीं दिया, तो फिर कैसे वो लोगों को अधिकार दे सकता है वो धर्म प्रैक्टिस करने के लिए। धर्म तो इसलिए नहीं दिया ना कि किसी एक धर्म को प्रायोरिटाइज कर देते तो फिर ये सेक्युलरिज्म वाला नहीं चल पाता हिसाब किताब, हर धर्म को बराबर माना, हर धर्म को बराबर माना, इसीलिए तो कहा गया कि हर इंसान को अपना धर्म मनाने की आजादी है, मनाए, हम किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे धर्म है, इसीलिए ये चीज करी गई। इलेक्शन जो है वो चाइना में वो लोगों को जो है वर्डिक्ट नहीं दिखा पाते, क्यों, इलेक्शन जो है चाइना में उसमें 2 जने सामने खड़े कर दिए जाते हैं और वो दोनों एक ही पार्टी को बिलोंग करते हैं, आपकी मर्जी जिस मर्जी को दो। तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है, ये ट्रू इलेक्शन नहीं है, ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। या फिर 5 फीचर बता दो बेटा लोकतंत्र सरकार के,
ठीक है ना, लोगों को अधिकार है मंत्री बनने का, चुनने का, ये सारी बातें इसमें लिख देना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये सारी बातें जो भी होंगी मतलब इससे रिलेटेड यहाँ नहीं है, यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो खैर चलो चाइना की बात हो गई, ये वाली चाइना की बात हो गई, ये वाली चाइना की बातें हो गई ऊपर, ठीक है ना। कहता लगभग 3,000 मेंबर हैं, ये सारी फालतू पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद लोग जो है उनके पास पूरा अधिकार है पॉलिटिकल राइट्स का, ठीक है ना, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर इंसान वोट दे सकता है, औरत आदमी कोई भी, ठीक है ना। फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं बिना कोई परेशानी के, सब चीज बढ़िया से चल रही है, ये सारी बातें। इंडिया की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। केस स्टडी को अच्छे से पढ़ लेना, केस स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। केस स्टडी से है, मेंशन करो एक फीचर जो एक्सेप्ट करा गया था हर इंडियन लीडर्स के द्वारा मच बिफोर दे सेट डाउन टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब वो कानून बनाने बैठ रहे थे ना, एक फीचर जो एक्सेप्ट करा था, जब सारे लोग मिलके बैठ के कानून बना रहे थे ना, तो उन्होंने एक आपस में मिलके एक बात डिसाइड करी थी, वो क्या बात थी उस पर बात कर रहे हैं। वो बात ये थी कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इंक्लूड करेंगे, यानी कि हर आदमी औरत को वोट देने का अधिकार रखेंगे, ठीक है ना। उन्होंने बात कानून बनाने से पहले ये डिसाइड कर लिया था, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट, एज पर विच गवर्नमेंट एक्ट वर द 1937 इलेक्शंस ऑफ प्रोविजन लेजिस्लेचर इन इंडिया हेल्ड। तो कौन सा एक्ट था 1937 का जहां पर इलेक्शन हुए थे इंडिया के अंदर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर, तो कौन सा एक्ट था वो। तो उसको कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्शन रखे गए थे, ठीक है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन इंडिया के अंदर 1937 में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे, बेसिक स्ट्रक्चर बताओ जो फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ, मतलब कैसे फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होगा, और कौन सा सेशन था आईएनसी का जहां पर ये बात डिसाइड की गई थी कि अब हम कानून, भारत का कानून इवॉल्व कर रहे हैं। मतलब हुआ क्या था, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो था ना कि भारतीय संविधान कल को जब देश आजाद होगा तो कैसा होगा, उसके लिए कैसा हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था, और ये कहां पर बैठक हुई थी, डिसाइड किया गया था। तो उसको लिखा गया है कि जो लोग थे उन सब आपस में बैठ के, मेरे ख्याल से कराची सेशन, हाँ कराची सेशन में बैठे थे जहां बहुत सारे लोग बैठे थे, और यहीं पे इन्होंने डिसाइड करा था कि हम पूर्ण स्वराज रखेंगे, अगर आपको याद हो। बेसिक आइडिया था भारतीय संविधान कैसे बनेगा, सबने एक्सेप्ट करा था। मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने भारत का क्या कहते हैं संविधान बना दिया था, जिसको कराची सेशन कहा गया था आईएनसी के द्वारा, ठीक है। तो ये डेट याद रखना जी। चलो पेपर नंबर 3 पे आते हैं। मिस्टर सैम वॉज डिनाइड एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो मिस्टर सैम जो है उसको मना कर दिया, तो कौन सा वायलेशन हुआ उसको, है कौन सा स्कूल है मिस्टर सैम को डिनाई करा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, क्योंकि वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन है तो बताओ बेटा कौन सा धर्म, मतलब कौन से उसका वायलेशन हुआ भाई। ऑप्शन बी, डी, कौन कौन बी कह रहा है, बी, बी, ए, सी, डी। बेटा डी होगा, कल्चर मनाने का, ठीक है ना, कल्चर और एजुकेशनल राइट, क्योंकि उससे एजुकेशन राइट छीना जा रहा है ना, समझ रहे हो। धर्म तो है मेरे भाई, लेकिन वो धर्म बनाने की आजादी थोड़ी ना मांग रहा है यहाँ पे, वो तो पढ़ाई की आजादी मांग रहा है, समझ रहे हो। आपने सोचा सही कि धर्म पे भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो एजुकेशन की बात हो रही है। चलो, कौन सा ट्रू रेफरेंस है वोटर का और कैंडिडेट का, मतलब विच इज द ट्रू विद द रेफरेंस टू वोटर एंड कैंडिडेट। हर इंसान जो है क्या कहते हैं वो वोटर हो सकता है, और कैन बी अ कैंडिडेट, कैंडिडेट भी हो सकता है। दूसरी स्टेटमेंट, एनीवन कैन बी अ वोटर, मगर उसको 25 साल की एज होनी चाहिए कैंडिडेट के लिए। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब दो स्टेटमेंट सही होगी, ऑब्वियस सी बात है, दोनों में से कोई एक सही होगी, क्योंकि पहली में कहा है कोई भी वोटर हो सकता है, कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। उसने बोला कि कोई भी वोटर हो सकता है, लेकिन कैंडिडेट होने के लिए आपको 25 साल की उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही है इसका, यानी कि बी स्टेटमेंट ट्रू है और फर्स्ट फॉल्स है, ठीक है ना। चले आगे। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बताओ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ध्यान रखना बेटा, फिजी में जो रेफ्यूट्स है, अगर आपको फिजी नाम का देश याद हो तो वहां पर क्या होता था, इसका एग्जांपल पता है आपको फिजी में क्या होता था, आप बताओ। आपने पॉलिटिक्स पढ़ रखी है, बस आपका डेमोक्रेटिक राइट ही तो रह गया, बताओ इसका आंसर। उसने बोला फिजी, फिजी
क्या था, क्या क्या सीन था वहां पर? होते थे फिजी इंडियंस। फिजी जब अंग्रेज अंग्रेज रहते थे यहाँ पे, तो अंग्रेज यहाँ से फिजी फिजी जगह पे वो कब्जा करा, कॉलोनीज बनाई वहां पे भी। तो वहां पे वो इंडियन वर्करों को लेके जाते थे काम करने के लिए। अब वहां बसे हुए बहुत सारे इंडियंस, लेकिन वहां फर्क क्या है कि वहां उनको वोट देने का अधिकार है, लेकिन कम है उनके वोटिंग राइट्स। मतलब मान लो फिजी को एक वोट का एक मतलब एक बंदे को एक वोट मिलेगा। तो अगर इंडियन फिजी बंदा होगा तो उसको एक वोट का, फॉर एग्जांपल एक बंदा वोट देगा तो आधा वोट कैलकुलेट होगा। ये हिसाब किताब है, ठीक है ना। तो फिजी था वो रेफ्यूट करता है वन वोट वन वैल्यू प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। और इन डेमोक्रेसी हर इंसान के पास पूरा अधिकार है एक वोट एक वैल्यू होने का। बताओ एसर्शन रीजन सही है? देखो एसर्शन सही है, क्योंकि फिजी रेफ्यूट करता था एक वोट एक वैल्यू प्रिंसिपल को। रेफ्यूट मतलब मना करता था, एक्सेप्ट नहीं करता था। सही बात है, तो वहां पे इंडियंस फिजीज को नहीं है बराबर वोट का वैल्यू। रीजन भी सही है, लेकिन एसर्शन का रीजन एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है। एसर्शन कह रहा है कि वहां एक फिजी ने मना करा, लेकिन रीजन कह रहा है होना चाहिए। तो हाँ सही बात है, लेकिन एसर्शन का रीजन थोड़ी ना है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है? सवाल है, वाई इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नेसेसरी? बताओ, ध्यान से सुनना। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब भाई, अब आप सब हो, सब इस डेमोक्रेसी का पार्ट हो, तो क्या सब नेता बन जाओगे? एक ही बंदा तो रिप्रेजेंट करेगा। तो उसी चीज को एक्सप्लेन करना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जरूरी है, हाँ जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आज के टाइम पे सबसे कॉमन डेमोक्रेसी है जो हर जगह चलती है, सबसे कॉमन, ठीक है ना। ये ऐसी डेमोक्रेसी है क्योंकि जो पॉपुलेशन है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स की, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, ठीक है ना, फिजिकली देखें तो। और बहुत ही ज्यादा मुश्किल है हर मेंबर का कि वो डिसीजन लेने में बैठ जाए कि हाँ जी मैं भी मिलकर डिसीजन लूंगा, इस देश का नागरिक हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इवन सब लोग साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन सबके पास एक पहली बार टाइम नहीं है, सबकी हो सकता है इच्छा नहीं हो, किसी का एक्सपीरियंस या स्किल्स अलग हो सकता है डिसीजन लेने में। इसीलिए कुछ लोग उनके बिहाफ पे, आप लोग को कोई पसंद नहीं है या कोई पसंद है उसको वोट दे दो। आपको वो पसंद इसलिए क्योंकि उसकी सोच विचार आपकी सोच विचार सबकी क्या होंगी, सेम होगी, तो आप अपने बिहाफ पे उसको इकट्ठा कर दो। How the rise of coalition politics has imposed certain constraint on the power of prime minister? भाई जब से गठबंधन की सरकार बनने लगी है, प्राइम मिनिस्टर की पावर थोड़ी सी कम होने लगी है, लिमिटेड होने लगी है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, हर बंदा चाहता है भाई मेरा मंत्री प्रधानमंत्री बने। और अगर किसी एक का बन भी गया जिसके पार्टी के मेंबर्स ज्यादा हैं, तो फिर दूसरे में क्या होगा भाई, दूसरी पार्टी का मेंबर उस पर दबाव डालेगा कि भाई देख ले मैं हट जाऊंगा, तेरे से गठबंधन टूट जाएगा, तेरी सरकार हाथों हाथ गिर जाएगी। तो इसीलिए सबको मिल बांट के चलना पड़ता है। आप इलेक्टेड हुए एक सिविल सर्वेंट, तो आप एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो, तो व्हाट वैल्यूज वुड यू आइडियलाइज एज अ सर्विंग एज अ पब्लिक सर्वेंट? तो जब आप सरकारी नौकरी पे लग जाओगे, तो आपको ये नहीं मैटर करता कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करोगे। आपको कोई भी पार्टी आपके सपोर्ट हो, आपके कोई भी ओपिनियंस हो, आपको उसको हटा के जो भी वो बंदा कह रहा है उसके डिसीजन मानने पड़ेंगे और उसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज आपका काम वो नहीं है डिसीजन लेना, आपका काम है उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराना। समझ रहे हो? तो जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कैसे फॉर्म करता है, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन का एक डिजाइन होता है वो कैसे भारतीय संविधान को बनाता है, या तो ये बताओ, या फिर क्या डेवलपमेंट हुई थी जब मंडल कमीशन आई थी। मंडल कमीशन याद है? सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट करा था मंडल कमीशन, है? बताओ, चलो पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनना। पहले वाला जो हमारा है, देखो सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बोडिंग द वैल्यूज ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। देखो हमने पढ़ा था संविधान है, लेकिन संविधान को चलाने के लिए क्या चाहिए? संस्थाएं चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए। ये बहुत ही लंबा और डिटेल डॉक्यूमेंट है, इसीलिए इसके अंदर आपको बदलाव भी लगातार देखते रहने के लिए मिलते हैं, लगातार चेंजेस आते रहते हैं। तो जब भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर थे ना, उन्होंने ऐसे प्रोविजन बनाए जो टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं, और इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का खैर नाम दिया उन्होंने। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, डिस्क्राइब करते हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एज अ लीगल लैंग्वेज, कि भाई इंस्टीट्यूशनल डिजाइन मतलब जो भी एक संस्था का डिजाइन है वो भारतीय संविधान के लिए बनाया गया है। कोई भी संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका एक प्रोसीजर होता है जो चूज करता है पर्सन को सरकार बनाने का मौका देता है, और डिफाइन करता है कि किसके पास कितनी पावर होगी।
सिंपल है, बस आप इसमें इतना लिख देना, ये भारतीय संविधान है। ये भारतीय संविधान लिखित है रूप में, ऐसा नहीं है कि ये बहुत आराम से चल जाता है, लागू हो जाता है। इसके लिए बकायदा पूरी संस्थाएं चाहिए जो इसको देश में लागू करा सकें पूरे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से ये हमारे देश में लागू हो। हर एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, बस ये बात सारी लिख देना। ऐसी क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, रिकमेंडेशन, मंडल कमीशन जब हुई थी तो क्या डेवलपमेंट के ऊपर बात करी गई थी, तो आपको याद होगा मंडल कमीशन बिठाई थी, बहुत दंगे हुए थे, क्योंकि अलग से एक और कैटेगरी बनाई गई थी जिसके लिए क्या रखा गया था, रिजर्वेशन रखा गया था। ठीक है ना, तो जब रिजर्वेशन रखा गया था तो सुप्रीम कोर्ट पे भी अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हल्की सी चीज अपडेट कर दो। क्या क्या अपडेट कर दो, उसमें से कुछ लोग जो अमीर हैं जिनको आपने लिस्ट में ऐड कर रखा है ये हटाओ। बस एक वो चीज थी, क्या डेवलपमेंट्स प्लेस हुआ जब मंडल कमीशन आया। लेकिन मंडल कमीशन ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन को बनाया क्यों था, कमेटी को इसलिए बनाया था ताकि ये चेक किया जा सके क्या सबको बकायदा सही से आरक्षण मिल रहा है। तो लगा कि भाई SC ST के अलावा भी कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रही है, उनको भी मिलनी चाहिए। तो वो वीकर सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, जो अदर बैकवर्ड कास्ट से हैं, ठीक है ना, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, इनको भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, तो इनको रिजर्वेशन दी जाए। तो ऐसी डेवलपमेंट के ऊपर बात किया गया। सरकार ने कहा अगर हमारी सरकार बनेगी देश में, हम ये कानून ला देंगे। 1986 की 84 के आसपास सरकार बन गई, सरकार ने ये वाला 90 के आसपास तक ये कानून ला दिया गया था। तो जो मंडल कमीशन थी उसमें एक मंडल कमेटी बनाई गई थी जिन्हें पूरा एक्शन देख करके बताना था कि क्या सही में जरूरत है ये कानून लाने की या ऐसा करने की। तो ये पाया गया था यहाँ से। बाकी बेटा ये एक सवाल दे रखा है आपको पूरा, ठीक है ना, इसको ट्राई करो आप लोग सॉल्व करने का। ये लो, मैं बस आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। कहता है अगर पार्टी एक्स के पास 35 मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेचर में तो कितनी सीटें वो जीती होगी। ठीक है ना, देखो हर स्टेट को डिवाइड कर दिया कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जैसे दिल्ली का इलेक्शन होता है उस तरीके से MLA चुना जाएगा अलग अलग जगह का। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन में भी, हर गांव को छोटे छोटे वार्ड्स या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना, कभी कभी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो सीट के तौर पर काउंट की जाती है। ठीक है ना, जब भी हम कहते हैं जैसे लोक दल 60 सीटें जीती हरियाणा में, इसका मतलब कैंडिडेट जो है वो 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोक दल के जीते हैं, 60 MLA बनेंगे उनके। और जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करा गया, नेक्स्ट स्टेप होता है कि नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। और फिर जो डिसीजन है वो उसको लास्ट दिन तक रखा जाता है, और एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो लिस्ट बनाई जाती है, जो भी लोग वोट देने के लायक है उसको वोट देंगे, मतलब एलिजिबल है तो वो किसी को भी वोट दे सकता है। और यही इलेक्टोरल रोल कहलाता है, जो वोटर लिस्ट कहलाती है। ये दो बात मिक्स कर दी है यहाँ पे। कहता है अगर एक पार्टी के 35 मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर में तो वो कितनी सीटें जीती होगी। तो ऑब्वियस सी बात है 35 ही तो सीटें जीती होंगी, है कि नहीं भाई। अगर किसी के 35 मेंबर हैं उस स्टेट लेजिस्लेचर में तो वो जीती कितनी सीट होगी, 35 ही तो सीट जीती होगी। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल फॉर इलेक्शन ऑफ लोकल विलेज और गवर्नमेंट, इसको ऊपर से यहाँ पे जहाँ थ्योरी लिखी हुई है ना इसको एक्सप्लेन कर देना यहीं से। मैं आपको बस यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। जो सेम प्रिंसिपल स्टेट के लिए लागू होता है वही सेम गांव में पंचायत और MCD के लिए भी लागू होता है। ठीक है ना, हर गांव को या टाउन को डिवाइड कर दिया जाता है वार्ड्स में। तो यहाँ देख रहे हो ना, हर गांव को ऐसे से, ये यहाँ से आपको लिखना है, सेम प्रिंसिपल से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें, इसके बाद लास्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इलेक्शन प्रोसेस का, जब डीमार्केशन हो गया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। तो अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो गई तो अगला स्टेप वो है कि कौन, अच्छा मतलब यही जो प्रोसेस है, मतलब एक बार अगर डिसाइड हो गया कि कौन को, मतलब ये एक राज्य है, उस राज्य में हमने सीट डिसाइड कर ली कि यहाँ पर टोटल फॉर एग्जांपल 4 या 5 सीटों पे, 1 2 3 4 5 6 सीटों पे जैसे मान लो इलेक्शन होगा, तो अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन बंदा वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता। तो वो थर्ड स्टेप आपको एक्सप्लेन करना है, अनसिन पैसेज टाइप है बेटा। ठीक, पेपर नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया था, पेपर नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, तो जो पेपर नंबर 4 है उसमें कहा गया कि कौन सा राइट है, सीक द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये कौन सा राइट्स था हमारा, ठीक है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज था। अगर आप ध्यान से याद करो तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें क्या कहता था कि अगर हमें लगे कि कोई भी हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो हम सरकार जो हमारे कोर्ट है उसमें हम जाके कह सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ये हमें अधिकार देता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है ना, चलो इसके बाद आगे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद द रेफरेंस ऑफ द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। मिनिमम कंडीशन तो होनी चाहिए, कौन सी स्टेटमेंट सही है ये, है ना, डेमोक्रेटिक इलेक्शन को लेकर। भाई हर इंसान का मौका है कि वो, हर इंसान को पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो किसी को भी चुन ले, ठीक है। और जो कैंडिडेट है, मतलब जो भी मंत्री या नेता बनना चाहता है, वो प्रेफर किया जाना चाहिए, पीपल शुड नॉट गेट इलेक्टेड, मतलब वो लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए और उसको इलेक्ट नहीं करना चाहिए लोगों के द्वारा अगर चुना जाए। तो बी स्टेटमेंट गलत है, ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि लोग ही तो चाहेंगे ना, तभी तो चुना जाएगा वो बंदा। इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडिंग वैल्यू जो है, मतलब ऐसी कौन सी गाइडिंग वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, विच मीन्स ऑल ऑफ अस शुड बिहेव लाइक वी आर अ मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, ठीक है ना, ध्यान रखना। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है वो कहता है डिक्टेटरशिप को सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है, बिल्कुल गलत है। और वहीं पर डिक्टेटरशिप की ही बात की जा रही है, कह रहा है डिक्टेटरशिप में जो रूलर है वो जिम्मेदार नहीं है और आपकी कोई भी जरूरतें पूरी नहीं करेंगे, सही बात है। तो रीजन सही है, एसर्शन गलत है, ठीक है। चलें आगे। अब इसके जो आंसर है मैं साइड बाय साइड आपको समझाता रहूंगा यहाँ पे साइड बाय साइड पढ़ के। कहता है नेम दो देश बताओ जहां पर इलेक्शन रेगुलरली होते हैं मगर वो एक डेमोक्रेटिक नहीं मानी जा सकती। तो हमने बुक में पढ़ा था चाइना में लगातार इलेक्शन होते हैं और मेक्सिको में चलते हैं। जो पीआरआई याद है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, जो क्या करती थी, डर्टी ट्रिक्स करती थी जीतने के लिए। ये दो इसमें याद रखना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से इलेक्टेड होता है, तो ध्यान रखना उनके लिए कोई वोट नहीं होते, ठीक है ना, वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टेड करे जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। समझना कैसे, जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अंदर मेंबर्स, मतलब एक इलेक्टोरल कॉलेज कहलाता है। इसके अंदर कुछ मेंबर होते हैं लोकसभा के, कुछ मेंबर होते हैं राज्यसभा के और सारी असेंबलीज के एमएलए, ठीक है ना। और ये सब लोग अपने अपने इलाकों के अकॉर्डिंग, उनको कुछ वोटिंग राइट्स होते हैं, सबके पास सेम वैल्यू नहीं होती वोट्स की, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, सब अपने अपने वैल्यू लेके उसको अपने अकॉर्डिंग जो भी दो नेता हैं उनको चुनते हैं, वोट देते हैं, ठीक है ना। और सबका अपना भाई अपने हिसाब से, एमपी का अपना अलग वोट का वैल्यू होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, लोकसभा वाले के पास ज़्यादा पावर होती है, वोटिंग वैल्यू ज़्यादा होती है, और एमएलए के पास कम होती है, और फिर उसके बेसिस पे डिक्लेयर करा जाता है विनर, ठीक है। चलो मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए, तो मिनिमम कंडीशन भैया अब एक सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर हम इस क्वेश्चन, अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन रह गया है ना, हाउ कैन यू से दैट लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, क्योंकि देखो मेन पावर वही है, लोगों के द्वारा चुना गया है ये। पहली बात तो लोकसभा ज्यादातर पावरफुल है पैसों के मैटर में, हमने डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंस से याद रखना। मनी बिल भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ओनली द मनी बिल इज पास्ड बाय लोकसभा, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। ये बात भी हमने पढ़ी थी अगर आपको याद हो, कि लोकसभा ही बिजली कह रहा हूँ, पैसों का बिल, मनी का जो बिल होता है वो पास करता है, और राज्यसभा उसे क्या कहते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकता। और जो पार्टी है या ग्रुप है जिसके पास मेजोरिटी होती है लोकसभा में, वही अपने देश की सरकार बनाता है, तो लोकसभा के तो ज्यादा फायदे हैं। और लोकसभा ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर अलग चीज है, ध्यान रखना। मिनिमम कंडीशन, ये वाला एग्जाम क्वेश्चन, कि मिनिमम कंडीशन क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए, कहता है हर इंसान को भाई मौका है कि वो जिसको चाहे उसको चुन सकता है, यानी कि आप एक तरीके से लोकतंत्र इलेक्शन कैसा होना चाहिए उसके बारे में बता दो। पार्टी फ्री और फेयर इलेक्शन लड़े, जो चॉइस है वो ऑफर्ड की जानी चाहिए रेगुलर इंटरवल, मतलब हर 5 साल में इलेक्शन होने चाहिए, 5 6 या जो भी अपना साल है, ठीक है ना। और कैंडिडेट जो है ना वो वही चुने जाने चाहिए जो लोगों ने उनको वोट दिया है, ऐसा चीटिंग वीटिंग नहीं होनी चाहिए। और इलेक्शन बिल्कुल फ्री और फेयर होने चाहिए, ठीक है। चलो, उसके बाद जो मंडल कमीशन थी उसमें डिस्प्यूट हुआ था, वो किसने सॉल्व करा था, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने। देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखना। और कैसे ये मेटरलाइज, आगे जाके क्या सीन हुआ था, कैसे मटेरियलाइज किए थे चीजों को, तो वहां पे अगर आपको याद होगा जज ने दोनों ही तरफ सुनी थी, कि जिसने केस करा था तो वहां पे ये हो गया था, इंदिरा सोहनी साहनी करके कुछ था, और वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडियन केस हो गया था। तो क्या कहते हैं, ये दो जनों के बीच में केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट जो दी थी, कहा था कि बिल्कुल ठीक है जो भी निकाला है, हालांकि जो भी कैटेगरी आप बना रखी है, जो भी आपने अदर बैकवर्ड कास्ट टाइप, उसमें से जो लोग हैं उसको थोड़ा सा, अमीर लोग हैं उसको थोड़ा सा उसमें से निकालो, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगला ये पैराग्राफ टाइप है, इसमें एमसीक्यू कम है इसीलिए थोड़ा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन दे रखा है। इंडिया सोवर्न सोशलिस्ट और सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसका मतलब समझाओ। सोवर्न तो आपको ना हर किसी का एक एक करके मतलब समझा सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप कैसे बोलोगे, जैसे इंडिया में जो लोग हैं
उनके पास पूरा अधिकार है कि वो डिसीजन ले सकते हैं इस देश का, तो वो सोवरेन कहा जाता है। और जो हेड होता है स्टेट का, वो एक इलेक्टेड पर्सन है, ऐसा कोई राजा वाजा नहीं है, उसको वोट देकर चुना गया है, ऐसे खड़ा हुआ है वो, तो ये बात आप कह सकते हो। उसके बाद कहता है विच ऑफ द टर्म वर इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल, कौन सी टर्म इंक्लूड करी गई थी प्रीएम्बल के 42वें अमेंडमेंट के अंदर। तो जो 42वां हमारा अमेंडमेंट था, बदलाव था कानून का, उसके अंदर सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को ऐड करा था, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सेक्युलर और सोशलिस्ट। उससे पहले सेक्युलर हम थे, ऐसा नहीं है, चीजें फॉलो कर रहे थे, लेकिन वर्ड यूज नहीं करा गया था, ध्यान रखना। बाकी एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, भाई प्रीएम्बल एक तरीके से सोल कहलाता है, ये वाली बात आप इसके अंदर लिख सकते हो। प्रीएम्बल आप जनरली आपको एक स्टैंडर्ड दिखाता है आपके कानून का, ठीक है ना, आपका गवर्नमेंट क्या काम करेगी उस चीज का, ठीक है ना, ये पता लगाना कि वो कोई चीज करना सही है गलत है, वो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहलाता है बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारे इसके आंसर है इसी के नीचे, यहीं से मैंने समझाया है, इसको रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पेपर पे चलते हैं, ये सैम्पल पेपर 5 है, फिर हम उसके बाद एक प्रैक्टिस पेपर देखेंगे जो इस साल का होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये सब तो सैम्पल पेपर है। चलो बेटा इनके क्वेश्चनों पर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम आंसर देख रहे हैं, क्वेश्चन डैश इज द प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स टू रेंडर सर्विस टू द मास्टर। भाई बेगर कहलाता था, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। उसको क्या होता था ना, जनरली एक ऐसी प्रैक्टिस जहाँ पर वर्कर को फोर्स किया जाता था कहीं ना कहीं कि वो सर्विस दे मास्टर को फ्री ऑफ चार्ज, मतलब एक तरीके से नहीं होता था, याद है, खरीद लेना काइंड ऑफ चीज, बेगर कहलाता था। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, ठीक है ना। आपको कहता है कौन सी इसमें से ट्रू है, विद रेफरेंस टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल सही, हमने इससे पहले सैंपल पेपर में पढ़ा। अगर एक बार अपॉइंटेड हो जाए तो ये प्रेसिडेंट की भी नहीं सुनेंगे, दोनों स्टेटमेंट सही है बेटा, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जितने भी नागरिक हैं वो कानून की नज़र में एक समान है, कहता है जितने भी नागरिक हैं वो कानून की नज़र में एक समान है, भले उनका कोई भी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हो। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान कानून की नज़र में समान है, यानी कि इक्वल है, ठीक है ना। चलें आगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो लोकतंत्र है वो हमारा बेस्ड है किस चीज पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक तौर पर बराबर है, मतलब लोकतंत्र हमारा राजनीतिक तौर पर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर पर सब बराबर है। और जो वोट था इंडिजिनियस फिजी का, वो उसका मोर वैल्यू था देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन, ये फिजी का एक एग्जाम्पल है। एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे, समझ पा रहे हो, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये फिजी की कहानी जुड़ गई और वहां पे कुछ और चल रहा है। चलो इसके बाद इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में कहता है किस कंडीशन के तहत गवर्नमेंट जो है ना वो इलेक्शन के बाद चलती है, कैसे चलती है। तो देखो सिंपल सी बात है, एक लोकतंत्र सरकार जो है ना वो कैन नॉट डू वट एवर इट्स लाइक सिंपली इट बिकॉज इट्स वॉन द इलेक्शन। ऐसा नहीं है भाई कि अब सरकार इलेक्शन जीत के और वो जो मन का है, जो मन करे उनका वो करने लगे, ऐसा नहीं है। उनको कुछ बेसिक रूल बना फॉलो करने पड़ते हैं, है ना, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस बनाई गई होती हैं, एक रिस्पेक्ट करना होता है कि भाई कुछ अधिकार हैं जो माइनॉरिटीज या हर इंसान को दिए गए हैं, तो वो आपको फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करनी है, ऐसा नहीं है आप कुछ भी कर लो, आप आज जीत गए हो तो। हर मेजर डिसीजन को क्या कहते हैं, एक सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, भाई बार बार बैठ के बैठक होती है, सभा होती है हर जगह बैठ के ना, जिसमें जो चीज़ें हैं आप बार बार अच्छे से बेटर चीज़ों का डिस्कशन या रिजल्ट निकालो, तो उस तरीके से। नेम द इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल, भाई ऑब्वियस सी बात है, क्या कहलाएगी, क्या कहते हैं उसे, एक तो हो गया हमारा जुडिशरी बेटा, ठीक है, क्या होगा इसे, जुडिशरी कहेंगे हम। क्यों, क्योंकि जुडिशरी मतलब कोर्ट, कोर्ट में ही जहाँ पर लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा सब ये संभालते हैं, लोग और आदमी और नागरिक, सरकार और आदमी के बीच में भी हो जाए तो भी वही। इंडिया के पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो स्टेटमेंट का अगर हम मतलब समझेंगे तो इंडिया के पास इंटीग्रेटेड और यूनिफाइड जुडिशरी है, इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, वो कंट्रोल करते हैं सारे जुडिशियल सिस्टम को, ठीक है ना, मतलब याद है, लोअर कोर्ट, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, फिर हाई कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट, सब एक जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया सब मिलके समझ मिल के चलते हैं, याद है, बस वही बात इसमें समझानी है। अगला, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो तीन पॉलिटिकल संस्था इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में तीन पॉलिटिकल संस्था, भाई सिंपल सी बात है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसको एक्सप्लेन कर दो।
अपर्थीड प्रैक्टिस कैसे होती थी साउथ अफ्रीका में, रंग भेद चलता था, डिफरेंस चलता था। कितना बढ़िया 5 नंबर में कितना बढ़िया एग्जांपल दे सकते हो कि नेल्सन मंडेला लड़ाई लड़ी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस तरीके से चीजें चली। किसके पास ज्यादा पॉलिटिकल, व्हाई डू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन परमानेंट? देखो परमानेंट वालों का काम क्या है, सिविल सर्वेंट, सरकारी नौकरी वाले, जो सरकार या जो भी मंत्री ने बात कही वो उस बंदे को फॉलो करके एक्सेप्ट करनी है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो राजनीतिक तौर पर नेता है, उसको लोगों ने चुना है। आप अपनी खुद की काबिलियत पे नहीं आए, लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो आप नेता बन रहे हो, समझ रहे हो? ये सारी बातें होती हैं बेटा, ठीक है। चलो, इसके बाद 28वां केस स्टडी है, ठीक है ना। तो जो हरियाणा थी वो चौधरी देवी लाल से पहले कौन चलाता था? तो पहले कांग्रेस चलाती थी, अगर आपको याद होगा तो, है ना, 1982 के आसपास। और राइट अ सेंटेंस और टू अबाउट न्याय युद्ध। न्याय युद्ध के बारे में एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस आप लिखो यहाँ पर कि न्याय युद्ध, इसको स्ट्रगल कहा गया है जस्टिस के लिए, तो इसमें क्या हुआ था? तो इसके 2 पॉइंट आप कुछ भी लिख सकते हो, वैसे तो जो आपको पैराग्राफ में बढ़िया लगे आप देखना, आप 2 मिनट पॉज करके फिर देखना मैं जो आंसर बता रहा हूँ क्या वो ये। तो देखो, इसका न्याय युद्ध एक ऐसी मूवमेंट थी जो स्ट्रगल था जस्टिस चौधरी देवी लाल का, है ना, एक अपोजिशन लीडर थे जो मूवमेंट को लड़ा रहे थे। और वो कहीं ना कहीं आपको क्या कहा है कि बस इतना ही है इसमें, ठीक है ना, न्याय युद्ध उन्होंने कहा है, जनरली कुछ नहीं था, उन्होंने अपोजिशन पार्टी ज्वाइन करी थी कांग्रेस के अगेंस्ट, बस वही बात। 2 रीजन बताओ लोगों ने इनको वोट क्यों करा? तो इन्होंने भाई थोड़ा प्रॉमिस प्रॉमिस करा होगा, है ना, लोग प्रोमिस अट्रैक्ट हो गए। देखो वही बात लिखी है ना, क्या देवर अनहैप्पी, सरकार से खुश नहीं थे, और लोग तो पहली बात जो कांग्रेस है उससे खुश नहीं है, और दूसरी बात जो देवीलाल का प्रॉमिस है, लोग हाँ भाई ये बंदा बनेगा तो अपने को थोड़ा फायदा देगा। अब ये बेटा इस साल का प्रैक्टिस पेपर के अकॉर्डिंग है, तो ध्यान से समझना बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 19 है इस पे हम आ गए हैं, ठीक है। आपको कहता है पॉलिटिक अपर्थीड मतलब वो वही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सिंपल टाइप है, देखो, है ना। कहता है हमारा संविधान जो है ना हर इंसान को बराबर अधिकार देता है कि वो अपना नेता चुन सकता है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्शन इंडिया में फ्री और फेयर है। आपको क्या लगता है, असर्शन रीजन सही है? आपको कि भैया असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, क्या रीजन सही है आपको कि भैया सही तो लग रहा है, लेकिन नहीं बेटा, हर इंसान को पूरा मौका है, वो अपना मंत्री चुन सकता है, नेता चुन सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ इलेक्शन फ्री हो रहे हैं, नहीं, उसके पास अधिकार है, राइट्स हैं। इलेक्शन फ्री और फेयर मतलब चीटिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो रीजन थोड़ी ना हुआ उसका। असर्शन रीजन दोनों ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कह रहा है मैच करो बेटा, टोटल मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा में 543 होते हैं, ठीक है ना। रिजर्व सीट अगर आपको याद होगा, एससी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखो ये इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये 84 है, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 47 है, और ये वाला भी याद रखना। अच्छा, ये तो लेजिस्लेटिव अपना, जब दिल्ली में इलेक्शन होते हैं तो दिल्ली में इलेक्शन के लिए 70 सीटें, बस ये याद रखना, ठीक है। चलें आगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, ठीक है ना, करेक्ट मैच को आइडेंटिफाई करो। साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला से रिलेटेड है, ठीक है, ऑप्शन ए। चलें आगे। लोकसभा को अपर हाउस कहा जाता है, बिल्कुल भी नहीं, लोअर हाउस कहा जाता है। और राज्यसभा को लोअर हाउस, बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई। कहता है, अब देखो ये वाला पेपर आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा, एक तो उतना ऊपर से पढ़ चुके हैं, और दूसरा इतना पढ़ने के बाद भी ये थोड़ा इजी लेवल है। कहता है कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग बताओ। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, हाँ सही लग रहा है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, मतलब रूल, कानून का रूल चलना चाहिए, ठीक है, और रिस्पेक्ट होनी चाहिए अधिकारों की, ठीक है। मेजर डिसीजन आर मेड बाय इलेक्टेड लीडर, मेजर क्या है, लगभग सारे डिसीजन इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर मेरे भाई, तीनों ही स्टेटमेंट ठीक लग रही है, ठीक है ना। चलो सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही लग रही है। चलो इसके बाद भाई, अधिकारों की क्यों जरूरत है लोकतंत्र में? देखो सिंपल सी बात है, लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, लोग मिलके शासन तभी चलाएंगे जब लोगों के पास अधिकार होगा। तो अधिकार तो भैया बेसिक सी नींव है, समझ रहे हो। बाकी तीन फेवरेट, आपके फेवरेट फंडामेंटल राइट बता दो, तो बताओ क्या है ये, बता देना भैया, है। एजुकेशनल राइट है, बहुत बढ़िया है। वाई डज वाई डज डेमोक्रेसी रिक्वायर फ्री एंड, भाई फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे नहीं तो चीटिंग होगी ना, तो फिर लोकतंत्र का फायदा ही क्या? लोकतंत्र तो मीनिंगलेस हो जाएगी। कितना लल्लू लल्लू क्वेश्चन, देखो। पावर बताओ प्राइम मिनिस्टर की, तो देखो सारा प्राइम मिनिस्टर का पढ़ के जाना भैया। और पावर बताओ जुडिशरी की बता देना, ज्यादा बढ़िया है। बाकी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या पावर होती है प्राइम मिनिस्टर की। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अपॉइंट करते हैं सारे मंत्रियों को, काम बांटते हैं मंत्रियों के बीच में। इवन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको प्रिसाइड करते हैं, उसकी सारी मीटिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक भी यही बनाते हैं। ये कंट्री की जो भी पार्लियामेंट होती है उसको ये लीड करते हैं और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, ये केस स्टडी से रिलेटेड।
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, वही इसके अंदर सारे मंत्री लोग आते हैं, ठीक है ना। और प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो प्राइम मिनिस्टर को बेटा प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो चुन रहे हैं, मतलब शपथ लेने में थोड़ा सा वैसा ना, समझ रहे हो। प्रोसेस बताओ, प्राइम मिनिस्टर कैसे चुनता है। लोकसभा के इलेक्शन हुए, जीत जाएंगे, जो भी बंदा जीतता है वो ज्यादा मेजोरिटी पार्टी अपना फिर एक नेता चुनता है, बस खत्म बात, ठीक है बेटा। यहाँ पर मैंने आपके साथ पॉलिटिकल साइंस के सारे पेपर डिस्कस कर लिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आप लोगों के साथ ज्योग्राफी और फिर हिस्ट्री के पेपर डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो।